बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम लोगों को पल सिक्योरिटीज की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। पल गुज़िश्ता 6 माह से एक टेक्निकल आउटलुक के ऊपर एक वेबिनार कर रहा है, जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलता होगा, जिसमें हम ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के टेक्निकल लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अलावा हम अपने क्लाइंट्स और दीगर इन्वेस्टर्स के जो क्वेरीज हमारे पास आती है उनको भी एड्रेस करते हैं, और उनकी जो स्पेसिफिक क्वेरीज होती है स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर, उसका उन्हें जवाब देते हैं थ्रू वेबिनार। क्योंकि हमारे पास इन क्वेरीज में अब बहुत सारी फंडामेंटल रिलेटेड क्वेरीज भी आना शुरू हो गई, जो ज्यादातर इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर और मुख्तलिफ कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर होती है। तो इसके पेश नजर रखते हुए हम लोगों ने एक फंडामेंटल और इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर वेबिनार स्टार्ट किया है, जो हम हर 15 दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे ओवर द यूट्यूब। अच्छा, इसमें हमने 2 सेगमेंट रखे हैं। एक तो हम अपना बताया करेंगे कि क्या हमें लग रहा है इकोनॉमिक आउटलुक और फंडामेंटल आउटलुक क्या लग रहा है। इसका दूसरा सेगमेंट ये होगा कि आप लोग हमारे पास अपनी क्वेरीज भेज सकेंगे। ठीक है, ये क्वेरीज आप आइदर ईमेल के थ्रू या हमारे ब्रांचेस में मौजूद हम ट्रेडर्स या हमारे डेस्क में मौजूद ट्रेडर्स के थ्रू हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसपे हम अगले वेबिनार में उनको उनका जवाब आपको देंगे। तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं, जो कि फंडामेंटल्स, ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक पे है। इसके लिए हमें आज ज्वाइन किया हुआ है यावर जमान साहब ने, जो कि हमारे हेड ऑफ रिसर्च हैं। तो पहला सवाल मैं ही यावर से कर लेता हूँ। यावर, आजकल हमारे पास एक बहुत कॉमन क्वेरी आ रही है, जो कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और इसके अलावा एक करंट अकाउंट सरप्लस का एक हमारे पास बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो आप अपना इसके ऊपर अपना बताएंगे क्या ओपिनियन है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अच्छा, ये बेसिकली इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर आने से पहले मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हमने इसको इस तरीके से प्लान किया है कि हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जो अभी प्रिवेलिंग इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को ब्रीफ करें कि अभी उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस क्या है और गोइंग फॉरवर्ड इंडिकेटर्स किस तरफ को जा रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर हमारे जो भी ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा एक आउटलुक मिल जाए कि गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से होने क्या वाला है। अच्छा, इसके अलावा हम, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट पे हम बात करेंगे अब सेक्टर्स पे, तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स को भी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कवर करें कि वहाँ पे इस तरह की क्या डेवलपमेंट्स हैं कि जिनका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर आ सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हमने जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। पिछले एक साल में हमने देखा कि लास्ट ईयर जो FY20 के अंदर पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो नेगेटिव के अंदर थी, क्योंकि आप सबको पता है जिस तरह कोविड के हालात थे, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, ओवरऑल डिमांड कॉन्ट्रैक्शन था इकोनॉमी के अंदर। तो ये जीडीपी आपकी बेसिकली वहां पर जो है वो हमारी नेगेटिव के अंदर चली गई थी। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात की जाए, जो इसके नीचे लास्ट ईयर तो हमारे तकरीबन जो है वो 10.9%, 11% के करीब जो है वो हमारा इन्फ्लेशन रेट था, जो कि वो थोड़ा सा हमने देखा कि हाई लेवल के ऊपर था पिछले 5-7 सालों में। FY16 के अंदर ये तकरीबन 3% के करीब था, जो कि बढ़ के 11% के करीब चला गया था। अच्छा, इसके अलावा अगर पॉलिसी रेट की बात की जाए तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्टिविटी रही है लास्ट ईयर। हमने देखा कि पॉलिसी रेट ने अपना हाई भी किया 13.25 का, उसके बाद फिर उसने उसी साल के अंदर अपना लो भी किया 7% का। तो लास्ट ईयर का पॉलिसी रेट अगर हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखें तो वो तो नीचे नजर आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि पिछले साल तकरीबन 13.25% के करीब जो हमारा पॉलिसी रेट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा करंट अकाउंट, जिस तरह क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर ज्यादातर हमारे जो करंट अकाउंट से रिलेटेड ही हैं, तो करंट अकाउंट की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी जिसमें हमने देखा है पिछले सालों के अंदर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हिस्टोरिक हाई लेवल्स के ऊपर चले गया था। $13 बिलियन के करीब तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था FY19 के अंदर। उसका जो मेजर रीजन था वो ऑब्वियसली हमारी जो इम्पोर्ट्स थी वो तकरीबन $52 बिलियन के करीब चली गई थी। तो इतनी ज्यादा इम्पोर्ट्स हो गई थी कि जो है वो हमारे पास इतने इन्फ्लोज नहीं थे, चाहे वो रेमिटेंसेस की साइड से हो या फिर हमारी एक्सपोर्ट्स की साइड से हमें सपोर्ट नजर नहीं आ रही। तो इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। और FY20 यानी लास्ट ईयर के अंदर हमने देखा कि हमारी डिमांड थोड़ी सी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ कम हुई, हमारी इम्पोर्ट्स कम हुई, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, $6 बिलियन के करीब आ गया। तो ये बेसिकली जो है वो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो कोविड से रिलेटेड थे, क्योंकि लास्ट ईयर का एक्सेप्शनल केस था कोविड का। तो हमने देखा कि जो नंबर्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी।
इसके अलावा अगर करेंसी की बात की जाए, पीकेआर यूएसडी की बात की जाए, तो हमने देखा कि उसने भी 168 का हाई भी किया और फिर 160 के ऊपर आके उसने क्लोज किया था लास्ट ईयर। तो करेंसी की साइड से पिछले 2 सालों के अंदर हमने देखा कि रिलेटिवली जो है हमारी करेंसी फिर भी स्टेबल रही है, लेकिन उससे जो पिछले 2-3 साल का आप देख सकते हैं 105 से तकरीबन जो है वो 145 के करीब तक, ऑलमोस्ट 40% के करीब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई। ऑयल प्राइसेस की बात की जाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन है जो कि एज इम्पोर्ट बिल हम देखते हैं, ऑयल को बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तकरीबन अभी करंट नंबर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 14% हमारे जो है वो जो इम्पोर्ट बिल है वो ऑयल का है। तो ऑयल एक मेजर फैक्टर है, उसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स की पोजीशन ऑलमोस्ट अभी फिलहाल जो है स्टेबल है। ये काफी लोएस्ट लेवल पे चले गए थे $40 बिलियन के करीब FY19 में, जहां हमारी करेंसी भी हमने देखा कि जो मेजर डेप्रिसिएशन हमें वहां नजर आई, और अब वो फिलहाल स्टेबल है। $19.6 बिलियन के करीब हमारे टोटल रिजर्व हैं, जिसको हम देख रहे हैं, और तो इसकी वजह से हमारी करेंसी भी जो है वो ऑलमोस्ट हमें स्टेबल नजर आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा करंट अकाउंट के ऊपर, उसका आउटलुक आने से पहले, कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो पिछले 2 महीने के अंदर हम देखेंगे अगर के तकरीबन $4.5 अरब से बढ़ के वो $5.7 बिलियन के करीब चली गई थी दिसंबर में, और जनवरी के अंदर भी तकरीबन हमने $5 बिलियन से ऊपर जो है वो अपनी इंपोर्ट्स की है। और एक्सपोर्ट जो है वो उसका ट्रेंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फ्लैट ही है कि 2.2-2.3 बिलियन डॉलर्स या ऑन एवरेज हमारी एक्सपोर्ट्स होती है। पिछले कुछ 4-5 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि हमारी जो है वो ट्रेड डेफिसिट को कम कर सके। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रेकअप के ऊपर आऊँ, अगर पोर्शन की बात करूँ कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, इस वाले पोर्शन के अंदर आपको इंपोर्ट्स नजर आ रही होंगी। तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो मेजर जो हमें इंक्रीज नजर आ रहा है, हम जो पिछले 4 महीने का हमने ट्रेंड देखा कि इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही है, तो उसके अंदर मेजर जो वो ट्रांसपोर्ट ग्रुप हमारा जो है वो 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है, फूड ग्रुप जो है वो ऑलमोस्ट 52% के करीब जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अंदर ग्रोथ आई, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल इंपोर्ट बिल है बढ़ रहा है। रही बात एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई हमें मेजर कोई बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल ग्रोथ नजर नहीं आ रही। एक्सपोर्ट्स हमारी ऑलमोस्ट जो है वो कह सकते हैं 7 मंथ्स के अंदर हमारी 4% की डिक्लाइन है, ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, फ्लैट है। तो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही है अगेन, और एक्सपोर्ट्स हमारी फ्लैट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, और अगले कुछ महीनों के अंदर ये फर्दर बढ़ सकता है। थोड़ा सा आगे चलते रेमिटेंसेस की बात कर लें, तो लकीली पिछले सालों पे तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, हमने बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी देखी। पीपल आर एक्सपेक्टिंग के रेमिटेंसेस जो है वो डिक्लाइन होंगे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जब ऑयल पे क्राइसिस आया कि मिडिल ईस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रेमिटेंसेस में, कि वहाँ अगर हालात खराब होते तो रेमिटेंसेस जो है वो कम होना शुरू होंगे। मगर हमने देखा कि रेमिटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन $2.2 बिलियन के जो लेटेस्ट नंबर आए फरवरी के, वो भी हमने तकरीबन $2.2 बिलियन पे एंड किया। तो रेमिटेंसेस ने एक मेजर सपोर्ट किया अभी तक फिलहाल करंट अकाउंट को, और गोइंग फॉरवर्ड जो है वो थोड़ा अगर रेमिटेंसेस हमें लग रहा है कि स्टेबल रहते हैं तो करंट अकाउंट की पोजीशन फिर भी बेहतर रहेगी। मगर क्योंकि अभी तक अगर 7 महीने के नंबर देखे ना, तो करंट अकाउंट सरप्लस में है पाकिस्तान, बट हमें ये लगता है कि अगले 4 महीनों के अंदर हम जो है ना, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट फर्दर बढ़ेगा, तो हम जो एंड करेंगे वो तकरीबन जो है वो $800 बिलियन के करीब जो है ना वो नेगेटिव हमारा करंट अकाउंट हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव है, बट जो है क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो लगता ही है कि हम करंट अकाउंट में थोड़े से हमारी पोजीशन वीक होगी बाय जब जब हम FY21 को एंड करेंगे। एक इकोनॉमी की साइड पर अगर आए, तो सबसे मेजर जो हम GDP ग्रोथ को देख रहे होते हैं वो हमारा LSM इंडेक्स होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि बेसिकली इकोनॉमी के अंदर हो क्या है। तो लास्ट ईयर तो इकोनॉमी के अंदर अगर बात की जाए, तो हमने देखा काफी जो है ना ये LSM इंडेक्स हमारा 126 पे आ गया था लास्ट ईयर अगस्त के अंदर, बट उसके बाद इसके अंदर जो SBP ने इनिशिएटिव्स लिए, इंटरेस्ट रेट लो हुआ, इंडस्ट्रीज दोबारा से रीओपन हुई, और एक एक्सपोर्ट साइड से एक्टिविटी भी बढ़ी, डोमेस्टिक डिमांड भी बेहतर हुई, तो हमने देखा LSM के अंदर जो है वो काफी सब्सटैंशियल हमें ग्रोथ नजर आई है। और LSM जो GDP ग्रोथ इस साल की हम फोरकास्ट करें 2.5%, उसके पीछे भी मेजर रीजन ऑब्वियसली ये इंडिकेट कर रहे हैं LSM की ग्रोथ, कि हम 2.5% के करीब अपनी GDP ग्रोथ को रीच कर पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमी का एक पार्ट FDIs भी है, तो FDIs की साइड से फिलहाल कोई, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी वाला एनवायरनमेंट है कोविड की वजह से, तो FDI पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा भी फिलहाल इंक्रीज होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो उस साइड पर भी लास्ट मंथ जो हमारा लेटेस्ट नंबर है $193 मिलियन हमारे नेट FDIs जो है वो रिसीव हुए। तो FDIs ठीक है, रिलेटिवली स्टेबल है, बट बहुत ज्यादा ग्रोथ फिलहाल FDIs के अंदर नहीं है, और जब तक ये हालात बेहतर नहीं होते FDI लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ शायद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए।
इसी तरीके से स्टेट बैंक के रिजर्व्स की बात की जाए, जब तक करंट अकाउंट हमारे स्टेबल हैं, इंपोर्ट्स हमारी फिर भी जो है वो रिलेटिवली कह सकते हैं कि $5 बिलियन के करीब है, तो हमारे जो एफएक्स रिजर्व्स हैं वो हमने देखा कि स्टेट बैंक के पास तकरीबन $13 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और जो कि लो अपने अक्टूबर के अंदर लास्ट टाइम ये $12 बिलियन के थे। तो करंट अकाउंट स्टेबल रहता है तो ऑब्वियसली हमारी अभी रीपेमेंट्स वगैरह भी नहीं है। जिस तरह आपको पता है कि एक डेट सस्पेंशन प्रोग्राम है, उसके तहत पाकिस्तान को डेट रिलीफ मिला हुआ है मेजर, तो उस साइड से हमारी उसकी वजह से हमारी करेंसी को भी सपोर्ट है और हमारे रिजर्व साइड को भी काफ़ी सपोर्ट हमें नज़र आ रही है। करेंसी की बात करें फर्दर, जिस पे लोगों का कंसर्न है कि अभी फिलहाल करेंसी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि करेंसी के अंदर काफ़ी अप्रिसिएशन आई, 168 चला गया था, रुपी डेप्रिशिएट होके वो स्ट्रेंथन हुआ 162 और अब 157 के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो उसके एक इंडिकेटर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी होता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारी करेंसी कितनी वीक है या स्ट्रांग है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी है। तो आसान अल्फाज में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर 100 इसका बेंचमार्क आमतौर पे होता है कि अगर ये 100 से ऊपर है तो आप कह सकते हैं करेंसी आपकी जो है अभी फर्दर यहाँ से डेप्रिशिएट हो सकती है, और अगर ये 100 से नीचे है तो आमतौर पे इसको इंडिकेट इस तरीके से ही किया जाता है कि करेंसी जो है वो आपकी स्टेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है। तो अभी करंटली जो रिसेंट जो जेपी मॉर्गन का इंडेक्स है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, क्योंकि स्टेट बैंक का जो नंबर है थोड़े डिले से आते हैं, तो जो ये वाला इंडेक्स है वो 101 के ऊपर आ गया, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। करेंसी हमारी जो है ये लो करके आया था तकरीबन 97 का, उसके बाद अब ये वापस 101 के ऊपर आ गया। तो हम कह सकते हैं करेंसी हमारी जो है ना वो रिलेटिवली फेयरली वैल्यूड है, मतलब करेंसी के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ से फर्दर एप्रिसिएशन अभी नजर नहीं आ रही। हम नहीं कह सकते कि 155 या इससे नीचे जाएगी करेंसी, ना बहुत ज्यादा अपनी डिमांड साइड से प्रेशर है कि हम कहेंगे बहुत ज्यादा यहाँ से और फर्दर जो डेप्रिसिएशन हो सकती है। तो करेंसी के उसके ऊपर जो व्यू हमारा ये लगता है कि हमें करेंसी फिलहाल स्टेबल ही रहेगी। तो ये इसका ट्रेंड है बेसिकली 166 जुलाई के अंदर लास्ट ईयर ये 166 था और अब ये फर्दर एप्रिशिएट होकर तकरीबन 158 के करीब आ गया। तो हो सकता है करेंसी अगले 2-3 महीनों के अंदर जब तक ये हमारी डेट पेमेंट रीपेमेंट स्टार्ट नहीं होती, वंस बिलो 160 का लेवल ही हमें देखने को मिले। और गोइंग फॉरवर्ड जो सेकंड हाफ होगा उसके अंदर फिर देखना ये होगा कि किस तरीके से इन्फ्लोज होते हैं, करंट अकाउंट की क्या पोजीशन होती है, और जब डेट रीपेमेंट स्टार्ट होती है तो उस वक्त बेसिकली पता चलेगा कि करेंसी हमारी कितना जो है वो डेप्रिशिएट हो सकती है। अच्छा, अब आपका जो सवाल था ताहिर भाई वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड था। उसके ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा एसपीआई का एक्सप्लेन कर दूं कि एसपी जो पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एसपीआई होता है। तो एसपीआई एक इंडिकेटर है जो वीकली ट्रेंड आपको शो करता है कि आपका इन्फ्लेशन किस तरफ को जा रहा है। आप देख सकते हैं जनवरी के अंदर ये हमारा 140 के करीब जो वीकली एसपीआई था, और जनवरी फरवरी और मार्च के जो वीकली बेसिस के ऊपर ये 148 के करीब चला गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर, जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। अब मैं इन्फ्लेशन की साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरा ख्याल है कि लोग जो फिक्स इनकम वाले हैं या फिर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सुनने में। एक तो ये कि अब जो लास्ट मंथ के हमने नंबर देखे कि उसमें हमने देखा कि मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ के जो है वो 8.7% के करीब आ गया जनवरी के अंदर। ठीक है, तो वो लोगों के लिए कंसर्निंग था कि इन्फ्लेशन जो है वो बॉटम आउट हो चुका है 5.6% पे, अब ये बढ़ के जो है वो 8.7 हो गया। मगर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है, वो ये देखें कि अगले जो 2 महीनों का इन्फ्लेशन है, यानी जो मार्च और अप्रैल का इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो सकता है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अभी हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो फिर नेगेटिव हो जाएगा 3% के करीब, अगर ये 11% के करीब होता है। ठीक है, तो अगले 2 महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 3 महीने तक जो है ना वो डबल डिजिट नजर आ सकता है, यानी 10% से 11% की ये रेंज है जो कि हमें मार्च अप्रैल और मई 3 महीनों के अंदर नजर आएगी। तो ये वो चीज़ है जो मार्केट के अंदर करंटली जो लोग एक्सपेक्ट करें कि अब ये इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी है मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्योंकि वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे होते हैं एक रिटेल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है उससे हट के। तो वो चीज़ लोग इन नंबर्स को देख रहे हैं कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर स्टेट बैंक का स्टांस क्या होगा, क्योंकि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तो स्टेट बैंक ने इस चीज़ को क्लियरली जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग अपनी गाइडेंस दी थी कि जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो हमारी रेंज के अंदर है, एवरेज इन्फ्लेशन, और इंटरेस्ट रेट के ऊपर अभी फिलहाल जो है ना कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट यहाँ तेजी से नहीं बढ़ी। तो एक उस वक्त तो सर्टेनिटी वाला एनवायरनमेंट आया था। मगर अब जो एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही है तो उसकी वजह से सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स भी ऊपर आ गई हैं। आपने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर आ रही है, रिसेंट जो टी बिल का ऑक्शन हुआ उसके अंदर भी यील्ड्स 25 से 35 बेसिस पॉइंट के करीब ऊपर आई है। तो उसके रीजन यही है कि लोग गोइंग फॉरवर्ड जो इन्फ्लेशन ऊपर देख। मगर यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि FY21 यानी जब हम जून को एंड करेंगे तो
तो हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन होगा वो 9% और इससे बिलो ही होगा, जो कि स्टेट बैंक के अपने टारगेट्स के बीच में। ठीक है, तो मई जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट रेट हाइक वाला जो फैक्टर है वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अर्ली जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी टारगेट रेंज है वो चेंज नहीं हुई स्टेट बैंक की। डबल डिजिट इन्फ्लेशन जरूर होगा अगले 2-3 महीनों में, लेकिन एवरेज इन्फ्लेशन नीचे ही होगा। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अगले 2 सालों का इन्फ्लेशन देखना है कि अगले साल जो FY20 का जो एक टेंटेटिव नंबर बनता है इन्फ्लेशन का वो क्या है। तो अगले साल का जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो भी इसी साल की जो एवरेज है उसके करीब है, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट 8.5% की है। तो 8.5% का इन्फ्लेशन और करंट पॉलिसी रेट 7% का, तो बहुत ज्यादा यहाँ से जंप इंटरेस्ट रेट के अंदर नजर नहीं आता। तो ये वो एक नंबर है जो आई थिंक मार्केट जो है वो थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म को देखते हैं मार्केट में अगले 1-2 सालों में, वो अगर इस चीज को देखेंगे कि अगले अभी फिलहाल इन्फ्लेशन तो अगले 2-3 महीने जब डबल डिजिट आएगा ऑब्वियसली एक पैनिक क्रिएट होगा, लोग इन शॉर्ट टर्म में चीजों को देखते हैं। मगर थोड़ा सा जब स्टेट बैंक इस चीज को अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आई थिंक क्लियर कर देगा कि अगले सालों में अगर इन्फ्लेशन का एक व्यू दे दे तो एक सर्टेनिटी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है हमारी जो है ना वो स्टॉक मार्केट्स के लिए भी, और जो बॉन्ड मार्केट के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर भी। तो ये 2 नंबर्स हैं आई थिंक, ये अगले जो 3 महीने उसमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, बट FY22 जो अगले साल का इन्फ्लेशन है वो 8.5% के करीब होगा एवरेज। तो वो इतनी ज्यादा परेशानी वाली चीज नहीं है कि लोग समझे कि शायद वापस से इंटरेस्ट रेट 13% के करीब चले जाएंगे, ऐसा फिलहाल कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आती। अच्छा, फिर हम आते हैं थोड़ा सा जो है वो कोविड से रिलेटेड जो हमने देखा स्टेट बैंक ने थोड़ा फैसिलिटेट किया था इकोनॉमी को, टैक्स फैसिलिटी दी थी, उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। काफी जो कॉर्पोरेट साइड में जो है वो तकरीबन 587 बिलियन के करीब जो है वो लोगों ने अमाउंट रिक्वेस्ट किया, उसमें तो 430 बिलियन ऑलमोस्ट जो है वो टैक्स फैसिलिटी के अंदर आ चुके हैं। तो एक अच्छी वो है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि आगे इकोनॉमी के अंदर फर्दर एक्सपेंशन हो। जी ताहिर भाई। जी सर, तो ये तो आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अभी आपने हम लोगों को बताया कि आप इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल देख रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स। मैं एक चीज बीच में और हाईलाइट कर दूं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद हमारे पास रमजान का फैक्टर भी आ रहा है। तो नॉर्मली रमजान के फैक्टर की वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन हायर साइड पे रह सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मार्च के एंड पे है, देन हमारे पास आएगी आई थिंक मई में जाके। ठीक है, तो यावा से मेरी जो बात हो रही थी, यावा ने हाईलाइट किया था कि इस दफा तो हम स्टेटस को वाली पोजीशन ही देखते हैं, पॉलिसी रेट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट के ऊपर यावर का क्या ओपिनियन है वो यावर से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए ताहिर भाई, जो फॉरवर्ड गाइडेंस स्टेट बैंक ने दी थी उसके अंदर तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि इतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगे। लेकिन जब ये मैं बता रहा हूँ कि अगले जब 3 महीने के अंदर जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन आएगा तो उस वक्त मार्केट के अंदर ये पैनिक जरूर क्रिएट होगा कि अगली जो मई वाली पॉलिसी है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए। ठीक है, वहां पे देखना ये होगा कि स्टेट बैंक अब जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको किस तरीके से मैनेज करता है। अभी तक तो स्टेट बैंक ने कहा था कि वो काफी कंफर्टेबल है इस चीज के ऊपर कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो है ना, रियल इंटरेस्ट रेट जो प्रिवेल करें उससे उस चीज पे उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दुनिया भर में इसी तरीके से हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक हो। उसकी वजह है कि जब इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट हाइक होना शुरू होंगे तो वो उसका एक प्रेशर जरूर क्रिएट होगा। अभी हमने यूएस वाली जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी देखा, तो उसमें भी उनका ये कहना था कि अभी इकोनॉमी अपने उस ग्रोथ लेवल पे नहीं आई है कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको कम किया जाए, या फिर जो रिलीफ मेजर्स उन्होंने दिए हुए हैं, स्टिमुलस पैकेजेस दिए हुए उसको कम किया जाए। तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे अभी लोगों का फोकस है इंटरनेशनली भी, और यूएस भी इसी चीज को फोकस कर रहा है। आई थिंक बाकी रीजनल मार्केट्स भी इसी चीज को देख रही हैं। तो इंटरेस्ट रेट हाइक अभी लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से कि इंटरेस्ट रेट हाइक मई के अंदर भी हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि सेकंड हाफ के अंदर जाके इंटरेस्ट रेट जो हाइक होगा वो भी एक बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि जो FY22 के मैं आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स दे रहा हूँ 8.5% के, उसके हिसाब से भी लगता है ये है कि 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट ये पूरे साल के अंदर जाके इंक्रीज हो। तो एक पेस जो हम देखते थे पहले 100 बेसिस पॉइंट 200 बेसिस पॉइंट का एक जंप आता था इंटरेस्ट रेट के अंदर, वो आई थिंक वो चीज स्लो होगी और ये 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट करके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। लेकिन ये इस हाफ के अंदर नहीं, ये सेकंड हाफ के अंदर जाके होंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अच्छा यावर, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अभी जो हमारे पास रीसेंट टिप आया था मार्केट में अगर पिछले 4-5 दिन में, तो उसके पीछे मेन जो लोगों का कंसर्न था वो इंटरेस्ट रेट का हाइक ही था कि इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से कहीं इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। वो उसे काफी बेहतर आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा यावर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यार इस करंट सिनेरियो पे जहाँ पे हम एक बहुत अच्छा डिप देख चुके हैं मार्केट में और लेवल काफी ज्यादा एट्रैक्टिव आए हुए हैं, तो कौन सा सेक्टर आप हाईलाइट करना पसंद करेंगे
जिसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। अच्छा ताहिर भाई, आपके इस सेक्टर वाइज पे आने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और जो है ना वो बताना चाहूंगा। एक बड़ी जबरदस्त केस स्टडी है जो लास्ट ईयर हमने देखी मार्केट के अंदर, कि जो एक तो हमारा व्यू होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेकंड हाफ के अंदर जाके हम रेट हाइक देख रहे हैं। एक ये देखते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या सोच रही है, क्योंकि जो यील्ड कर्व होता है सेकेंडरी मार्केट का, ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का या इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, तो लास्ट ईयर हम देखें जब यील्ड कर्व हमारा 31 जनवरी 2022 को, जब पॉलिसी रेट हमारा 13.25% था, उस वक्त मार्केट क्या सोच रही थी। अब उस वक्त देखिए जो 10 ईयर्स पीआईबी था वो 11.15 के ऊपर चल रहा था। आमतौर पे होता ये कि इंटरेस्ट रेट जो लॉन्गर टेनर होता है वो हमेशा ऊपर होता है, जो शॉर्टर टेनर होता है वो नीचे होता है। लेकिन जब जो यील्ड कर्व है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले दिनों के अंदर इकोनॉमी के अंदर क्या होने जा रहा है या इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या होने जा रहा है। तो वो देखें कि स्टेट बैंक ने उस वक्त तक रेट चेंज नहीं किया था, मगर जनवरी के अंदर हमारा जो पीआईबी था 10 ईयर वो 11% पे था, और शॉर्टर टेनर जो था 3 मंथ जो था वो 13% के करीब था। तो वो चीज रिफ्लेक्ट करी थी कि अब इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी के अंदर नीचे डाउनवर्ड रिवाइज होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज पहले से इंडिकेट कर दी थी कि होने क्या वाला है। इसी तरीके से अगर रिसेंट अगर हम जो है वो यील्ड कर्व को देखें तो अब ये स्टीप है। अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब ये शॉर्टर टेनर नीचे है, तकरीबन 7.2% के करीब 3 मंथ्स है, और जो लॉन्गर टेनर 10 ईयर है वो 10.3% के करीब है। इसका मतलब ये है कि अब जो लोग जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे हैं, हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर, और आगे चल के गोइंग फॉरवर्ड अब जो है ना लोग इंटरेस्ट रेट हाइक भी देख रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट तो इस तरीके से सोच रही है कि गोइंग फॉरवर्ड अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो जिस पेस जो मैंने बताया कि वो इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ेंगे जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में देखा। अच्छा, अगर आप जो आपका सवाल है इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड, उसके ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपको थोड़ा सा इसी चीज का ट्रेंड बता दूं। आमतौर पे होता यह है कि जैसे ही यील्ड्स बढ़ना शुरू होती है फिक्स इनकम के ऊपर, तो हम देखते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर एक जो है ना वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये यूएस जो है वो बॉन्ड यील्ड है, यूएस बॉन्ड यील्ड अपने जो है ना हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये सारी बॉन्ड यील्ड जो है ना वो ट्रेड कर रही है, ये अपने एवरेज से काफी ऊपर आ चुके हैं यूएस यील्ड्स भी। ठीक है, इसी तरह जहाँ पे ये सबके एवरेज है ना, ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड अपने जो है ना वो हाई के ऊपर जो है ना वो पिछले साल के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गए। मगर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो अब बेहतर ही परफॉर्म कर रही है। अभी फिलहाल जो है वो उनके बेहतर रिटर्न है, 30% के करीब जो है वो पिछले साल जो है ना वो परफॉर्म कर चुकी है। ऑलमोस्ट 20-25% का रिटर्न है एशिया पैसिफिक का भी, और पाकिस्तान ने भी एक अच्छे रिटर्न दिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में हमने देखा एक सेलिंग आई और वो वाइप ऑफ हो गया। तो यूएस डाउ जोन्स की बात करें इंटरनेशनली तो ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीज है, अपने रिकॉर्ड हाई लेवल के ऊपर अभी फिलहाल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर रही है। मगर अगर हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट के करीब आए तो वहां पे क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाला एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हमने डिस्कस, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह पर, बट ये जो यील्ड्स का चेंज होना ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और इन्फ्लेशन का बढ़ना, ऑब्वियसली जब भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट के ऊपर लोगों का व्यू चेंज होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल साइड से आता है, जो कि हम पिछले एक हफ्ते के आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नंबर्स भी देख लें कि उसमें हमने देखा म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, इंश्योरेंस की सेलिंग है। तो ये लोग गोइंग फॉरवर्ड जो है वो रेट हाइक को देखें। तो अब अगर हम सेक्टर्स पे आए, अगर जिस तरह आपने सेक्टर वाइज जो है वो हमसे सवाल किया, तो सेक्टर वाइज आई थिंक जो अभी फिलहाल जो नंबर्स हैं लास्ट अभी तक जो रिटर्न्स हैं वो हमने देखे कि टेक्सटाइल सेक्टर ने अभी तक आउट परफॉर्म किया CY21 के अंदर, ऑलमोस्ट 30% प्लस का जो टेक्सटाइल सेक्टर का रिटर्न है। इसके अलावा रिफाइनरीज के रिटर्न्स बेहतर हैं 23%। इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक ने दुनिया भर में परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी उनके रिटर्न्स काफी बेहतर है, 18% के करीब है। इसके अलावा सीमेंट्स हो गए, पावर हो गए, इनके रिटर्न्स भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर रिलेटिवली काफी बेहतर है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर्स की बात की जाए तो वानावा नाशपाती वोलिन सेक्टर है, इन्होंने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर्स में। तो अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, सबसे पहले जो एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर आई सेक्टर वाइज वो स्टील सेक्टर की जानिब से नजर आई। उसने तकरीबन जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स को 80% से आप कह सकते हैं जो है वो बीट किया, उनके रिटर्न्स काफी बेहतर हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ा इंडिकेटर है ऑब्वियसली। इनके नंबर्स के ऊपर आऊँ मैं, फर्स्ट हाफ के अंदर तो हम देखें आप सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 55% की ग्रोथ है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट्स जो ग्रोथ 100% से ऊपर है, इनकी फाइनेंस कॉस्ट काफी कम हो गई है 40% के करीब। इसके अलावा इनके नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ गए। तो हाफ ईयर बेसिस के ऊपर भी और जो है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी आप देखें तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर हुई है। तो स्टील सेक्टर आई थिंक जो इकोनॉमिक ग्रोथ से ऑब्वियसली रिलेटेड है, हमने देखा है कि इनके प्राइसेस बढ़े थे, डिमांड बेहतर थी, तो उन्होंने उस चीज को रॉ मटेरियल के प्राइसेस को
पास ऑन भी किया। सेम इज द केस विद सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हमने ये चीज देखी, उसने इंडेक्स को जो है ना हाईली आउट परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट 100% से ऊपर का जो है ना वो रिटर्न है सीमेंट सेक्टर का। और इसमें कंपनी वाइज रिटर्न भी देख लें तो इसमें फाइनेंस सीमेंट ने आउट परफॉर्म किया है। तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने बेसिकली जो अगर कहें शॉर्ट के केसी 100 को बेसिकली रिटर्न वाइज भी बीट किया। तो नंबर टर्म्स में अगर बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनीज की बहुत बेहतर है। और फर्स्ट हाफ के अंदर ऑलमोस्ट सीमेंट ऑन एवरेज 60% की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी 500% से बढ़ी है सीमेंट सेक्टर की भी। इसी तरह क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखें तो 122% की सेल्स में ग्रोथ है, 70% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर है, सीमेंट्स हो गया, स्टील हो गया, इन्होंने बेसिकली आउट परफॉर्म किया। ये चीज अगर इनके नंबर्स के अंदर हम आए तो इनके वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं कि 8 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 14% की ग्रोथ है इनके टोटल वॉल्यूम्स के अंदर। और क्योंकि सीमेंट्स के अंदर बेसिकली जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स होते हैं ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि लोकल फ्रंट के ऊपर सीमेंट्स में मार्जिन भी बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली कम लगती है एज कम्पेयर टू जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं। और एक्सपोर्ट मार्केट में आजकल प्राइसेस इतने अच्छे नहीं है, तो जो कंपनी उनकी जो प्रेफरेंस है वो यही है कि लोकल मार्केट के अंदर जो है वो डिस्पैचेस को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल किया जाए। तो लोकल मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं 50% की ऑलमोस्ट ग्रोथ है 8 मंथ्स के अंदर। एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़े हैं, रिलेटिवली 6% की उसके अंदर भी ग्रोथ है। और यहाँ पे साउथ साइड के अंदर हमें ज्यादा डिमांड नजर आ रही है, 14% ऑलमोस्ट साउथ साइड के अंदर ग्रोथ है। तो डिमांड फैक्टर्स ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। जब हम नेक्स्ट वो करने जाएंगे तो हम उसमें सेक्टर स्पेसिफिक जब होंगे तो उसमें अंदर हम ज्यादा डिटेल से बताएंगे कि इसके क्या बेसिकली ट्रिगर्स हैं या इसके रिलेटेड क्या रिस्क है। तो नेक्स्ट जो हमारा उस पर हमारा फोकस सीमेंट सेक्टर होगा। ऑब्वियसली सीमेंट और स्टील को हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। इस सेशन के अंदर मैं एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ ताकि जो है वो लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अभी करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं सेक्टर्स के अंदर। तो जिस तरह मैंने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर है, सीमेंट्स की हो गई, स्टील की हो गई, और वॉल्यूम वाइज भी इनके अंदर हमें काफी ग्रोथ नजर आ रही है। तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जब भी जीडीपी बढ़ेगी हम देखेंगे कि हमारे ऑप्टिक्स बेहतर होना शुरू होंगे, सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, स्टील सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, क्योंकि डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड ये सेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरे सेक्टर्स की बात की जाए, बैंक्स के ऊपर आऊँ तो बैंक्स ने जो है ना वो अंडर परफॉर्म किया है, कह सकते हैं केसी 100 इंडेक्स को। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हमने देखा जब यील्ड्स नीचे आना शुरू होती है बैंक्स की, तो बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी जो है वो डाउनवर्ड की तरफ होती है, नहीं मतलब उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं होती, दूसरे सेक्टर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड जिस तरह अगले सालों के अंदर एक्सपेक्टेशन है, लोग देख रहे हैं कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। मगर अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ CY20 के अंदर, तो ऑलमोस्ट जो इनके प्रॉफिट से ऑलमोस्ट 35% से ग्रो किए। डिस्पाइट के 35% प्रॉफिट ग्रो किया, हमने देखा कि प्राइस परफॉर्मेंस इनकी वैसी नहीं रही जिस तरह दूसरे सेक्टर्स ने जो है वो परफॉर्म किया, क्योंकि लोगों को नजर आता है कि इस साल तो रिवैल्यूएशन की वजह से इनके सबके काफी गेन आ गए, अगले सालों के अंदर ये गेन्स नहीं होंगे जो इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो स्टॉक मार्केट क्योंकि जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे के लोग नंबर्स देख रहे होते हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। कमिंग टुवर्ड्स ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने भी जो है ना वो अंडर परफॉर्म किया केसी 100 इंडेक्स को, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे वॉल्यूम थोड़े से बेहतर होने शुरू हो गए थे। अच्छा, लास्ट जो हमारी प्रॉफिट्स है अगर बात की जाए ऑटो सेक्टर की जो है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, तो सेल्स के अंदर अच्छी बेहतर ग्रोथ है क्योंकि नया साल स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम्स अब बेहतर होने शुरू होंगे गोइंग फॉरवर्ड। अभी तो फिलहाल जो 12% की ग्रोथ थी लास्ट क्वार्टर के अंदर। प्रॉफिट्स इनके भी अच्छे ग्रो किए 50% के करीब। बट स्टिल आई थिंक इसके अंदर जो आगे चल के जिस तरह कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो ये सेक्टर थोड़ा सा जो है वो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग ही रहेगा ये आने वाला साल है ऑटो सेक्टर के लिए, क्योंकि प्राइसिंग अपने हाई लेवल के ऊपर है और यहाँ से इंटरेस्ट रेट अगर रिवाइज होते हैं और ऑटो फाइनेंसिंग कम होती है तो फिर एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी ओवरऑल जो है वो ऑटो सेक्टर में। यार मेरे ख्याल से आज का सेशन इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जो क्वेरीज हैं, ठीक है ना, वो हमें भेजना चाहें किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के बारे में या स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में, तो ये हमारे एड्रेसेस हैं, ठीक है। इस पे आइदर हमें ईमेल के थ्रू भेजें या आइदर हमारे जो ट्रेडर्स अवेलेबल होते हैं उनसे कांटेक्ट करें। अच्छा, क्वेरीज के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट, हम
जो हमारे क्लाइंट नहीं है ऐसे लोगों को भी वेलकम कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो भी हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं कि अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। तो वो भेजे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दीज टू सेक्टर्स हम आप लोगों की क्वेरीज का जवाब भी देंगे। तो इसके साथ ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे राइट आफ्टर 15 डेज फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।